हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा आपके लिए वन डे एग्जाम की तैयारी करवाता है। उसके साथ साथ हम बाकी बहुत सारी चीज़ों की भी तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, इसी के अंतर्गत मैंने जब ये चैनल शुरू किया था उस समय आपके लिए एक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी और वो शायद बीच में अधूरी ही रह गई थी। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ नए अंदाज में। और इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये पूरा सिलेबस खत्म करवा दूँ, है ना, वन बाय वन। तो वैसे इस बार मैं आपका सिलेबस जहाँ तक मुझे पता है मैं पूरा करवा दूंगा, क्योंकि अब मेरे नोट्स पूरे हो चुके हैं। और ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं ये केवल एक किताब नहीं बल्कि दो तीन किताबों से ही बनाए हैं, ताकि आपके लिए आपको अगर आप एक बार ये नोट्स पढ़ लो तो आपको उसके बाद किन्हीं अन्य किताबों को देखने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे मैं आपको कुछ किताबों का डिस्क्रिप्शन दे दूँ किन किन किताबों से मिलकर मैंने बनाए हैं। जैसे आपने सुनी होगी RS शर्मा, सुनी होगी रामचरण शर्मा की किताब से बनाए हैं। उसके साथ साथ आपकी जो आती है आपकी परीक्षा वाणी, है ना, या प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण हिस्ट्री की सीरीज करके आती है, वहाँ से भी बनाए हैं। और साथ ही साथ आपका जो क्या आती है आपकी ये आती है आपकी एक और आती है आपकी घटना चक्र, है ना। तो घटना चक्र, इन तीनों किताबों को निचोड़कर और साथ ही साथ मैंने स्पेक्ट्रम से भी कुछ नोट्स बनाए हैं। तो यानी प्रत्येक जो चैप्टर है आपका इन चार बुक से बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस बार आपका अगर आप ये सीरीज पूरी देख लेंगे तो उसके बाद आपको इधर उधर किन्हीं भी किताबों को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं इस बार कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए सीरीज पूरी पूरी करवा दूं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तो इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, स्रोत हमारे पास कितने तरीके के होते हैं इतिहास को जानने के स्रोत? दो तरीके के होते हैं। इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं हमारे पास, जो स्रोत कितने तरीके के बताए थे मैंने? इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इतिहास को जानने के जो हमारे पास स्रोत हैं, स्रोत हमारे पास हैं दो तरीके के। एक तो हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है। तो जो पहला होता है दोस्तों, हमारा पहला होता है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा होता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तो जब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था। अब देखो, जो पुरातात्विक स्रोत आते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास खुदाई द्वारा प्राप्त जो भी चीजें होती हैं, खुदाई द्वारा प्राप्त या कुछ लेख होते हैं, यानी जो हमारे पास जरूरी नहीं कि खुदाई द्वारा ही प्राप्त हो, ये हमें जमीन के ऊपर भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे क्या हो गया, आपके पुराने जमाने के अभिलेख हो गए, तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और इतिहास की जो दृष्टि होती है, इतिहास की दृष्टि में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पुरातात्विक स्रोत ही माने जाते हैं, क्योंकि वे हमारे सामने जीते जाते क्या होते हैं, जीते जागते मतलब क्या कह सकते हैं आप, उदाहरण होते हैं, या आप कह सकते हो सबूत होते हैं पुराने जमाने के कि इस तरीके से हुआ था। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इन जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पुरातात्विक स्रोतों पर ही बात करेंगे, है ना, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, आपके लेख आते हैं। ठीक है, शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, बर्तन, पॉटरीज, ये सब आते हैं। वो सब क्या होते हैं, आपके पुरातात्विक स्रोत होता है। पहली बात हम इन पुरातात्विक स्रोतों पर ही करेंगे। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम जो पहली बात करेंगे किस पर करेंगे? अभिलेख पर करेंगे। तो देखो, जो भारत में या जो भारत से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन है? बोगाई जे अभिलेख है, जो कहाँ पाया गया? आपका टर्की, जो वर्तमान तुर्की में पाया गया है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का या प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो बोगाई जई अभिलेख है, जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इसकी खोज किसने की थी? विटलर ने की थी। इसकी भाषा क्या है? इंडो यूरोपियन है। अब इसमें जो वर्णन है, यानी जो आपका ये बोगाई जई अभिलेख है, इसमें वर्णन किसका मिलता है? इसमें दो कबीलों का वर्णन मिलता है, एक हित्ती कबीला और मितानी कबीला। तो इसमें जो वर्णन और हित्ती और मितानी कबीलों के बीच हुए युद्ध का और उसके बाद समझौते का वर्णन मिलता है। और उसके अलावा इसमें किस किन कुछ देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे आपका किस किस का मिलता है? इंद्र का मिलता है, मित्र यानी सूर्य का मिलता है, वरुण, नासत्य यानी अश्वती कुमार का उल्लेख मिलता है। यानी जो बोगई जय अभिलेख है इसमें सर्वप्रथम चार देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, ठीक है, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्वनी कुमार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है आपका? प्राचीनतम अभिलेख आपका बोगई जय अभिलेख, जो कहाँ स्थित है?
टर्की में स्थित है और इसकी खोज कभी थी 1400 ईस्वी पूर्व हुई थी। और किसने की थी इसकी खोज? विकीलर ने की थी। और जिसकी भाषा है वो भाषा कौन सी आपकी? इंडो यूरोपियन है। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? दो कबीलों के बीच हुए युद्ध और उसके बाद उन जो संधि हुई थी उसका वर्णन मिलता है। और उन्होंने इन देवताओं को साक्ष्य मानकर वहां पर संधि की थी, इसीलिए इन 4 देवताओं का भी वहां पर उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम अगले अगले अभिलेख की बात करें तो अगला अभिलेख आता है आपका कस्सी अभिलेख। अब ये कस्सी अभिलेख कहाँ मिला है आपका? इराक में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? इराक में पाया गया है। और ये कब का है? 1600 ईस्वी पूर्व का है। तो ये 2 अभिलेख हो गए आपके। अब उसके बाद अगर हम भारत में पाए गए प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें तो उसके अंतर्गत देखते हैं हम कौन कौन से अभिलेख आते हैं, यानी जो अभिलेख हमें भारत में पाए गए हैं और कौन कौन से भारत में प्राचीनतम अभिलेख हैं। तो देखो, भारत के भीतर स्थित सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? पिपरवाह अभिलेख है। पिपरवाह का कलश अभिलेख है, जिसमें क्या है? बुद्ध की अस्थि है। इसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अब देखो, जो पिपरवाह है एक जगह है, तो यहाँ पर क्या रखी गई? एक कलश के भीतर बुद्ध भगवान की या बुद्ध जो थे उनकी क्या रखी गई है? अस्थियां रखी गई हैं। और उस अस्थि कलश पर, यानी वो जो कलश है उस कलश में प्राकृतिक भाषा में कुछ लिखा गया है और उसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो यानी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पाया जाने वाला जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? पिपरवाह अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? पिपरवाह अभिलेख है। और ये जो पिपरवाह अभिलेख है किस प्रकार का अभिलेख है? आपका कलश अभिलेख है, यानी कलश अभिलेख है। और इस कलश अभिलेख में क्या है? भगवान बुद्ध की आकृतियां हैं और इस कलश पर प्राकृतिक भाषा में कुछ लिखा गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों के बारे में, है ना। यानी भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ठीक है सम्राट कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पहला सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और इनके समय में ही भारत में ठीक है, भारत को क्या गया था? एकता प्राप्त हुई थी, यानी संपूर्ण राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये ऐसे पहले शासक थे जिनके काल में भारत को संपूर्ण राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों के बारे में। चंद्रगुप्त के कौन कौन से अभिलेख हमें भारत में देखने को मिलते हैं? तो देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला अभिलेख है ये कहाँ मिलता है? आपका शाहगौरा। ठीक है, शाहगौरा अभिलेख है। कौन सा है? शाहगौरा अभिलेख है। ठीक है, और ये क्या है? शाहगौरा अभिलेख कहाँ मिल रहा है? आपका गोरखपुर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के हमें 2 अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य के कितने अभिलेख मिलते हैं? हमें 2 अभिलेख मिलते हैं। एक तो क्या हो गया आपका शाहगौरा अभिलेख, जो कहा आपका गोरखपुर यानी यूपी उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा आता है आपका महास्थान अभिलेख। कौन सा है दूसरा? महास्थान अभिलेख। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के हमें भारत में कितने अभिलेख देखने को मिलते हैं? 2 अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला क्या है आपका? पहला आपका शाहगौरा अभिलेख, जो कहा आपका गोरखपुर यानी यूपी में स्थित है। और दूसरा आता है आपका महास्थान अभिलेख। अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखो जो दूसरा है महास्थान अभिलेख, ठीक है, ये महास्थान अभिलेख पांड्रनगर अभिलेख भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में है। कहाँ ये? बांग्लादेश में है। अब देखो इसमें क्या, चंद्रगुप्त ने अकाल के समय अनाज का विवरण किया है। ये जो दोनों के दोनों अभिलेख हैं, इन दोनों के दोनों अभिलेखों में क्या बताया गया है? उस समय जो अन्नागार यानी ग्रेनरी थी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जो महास्थान अभिलेख में राजकीय अन्नागार का विवरण है। और जो सौगौरा जो अभिलेख है वो क्या है? ताम्रपत्र अभिलेख है, यानी ताम्रपत्र के ऊपर, यानी तांबे की एक चादर है उसके ऊपर लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। और इसमें क्या है? अन्नागार का चित्र बनाया गया है। यानी जो शाहगौरा और महास्थान अभिलेख हैं, ये दोनों को दोनों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और जो शाहगौरा अभिलेख है वो कहाँ स्थित है? आपके गोरखपुर में स्थित है। और जो महास्थान अभिलेख है, पांड्रनगर अभिलेख भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। और दोनों के दोनों क्या है? अकाल के समय अनाज का वितरण है किया गया है, ऐसा उल्लेख इसमें मिलता है। यानी इनमें अन्नागार के बारे में है। यानी अगर उस समय क्या होता था, जो राजा थे या जो राज्य के अधिकारी थे, वो अनाज को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर उस अनाज का उपयोग किया जाता था। जैसे यानी अकाल पड़ गया तो उस समय भी क्या किया जाता था? उस अनाज का उपयोग किया जाता था। इस तरीके का उसमें वर्णन है। और जो मैंने आपको दूसरा अभिलेख बताया, कौन सा अभिलेख बताया? शाहगौरा अभिलेख, यानी जो गोरखपुर में है, उसमें क्या बनाया? आपकी अन्नागार की फोटो बनाई गई है, यानी उसमें उकेरा गया है, अन्नागार का एक चित्र उकेरा गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इतनी समझ में आगे हो गई, यानी भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं 2 अभिलेख देखने को आपको मिलते हैं। एक तो शाहगौरा हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? पांड्रनगर अभिलेख। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पांड्रनगर अभिलेख, या जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका
महास्थान अभिलेख भी बोलते हैं, जो कहाँ है बांग्लादेश में। और जैसे कि आपको पता है उस समय बांग्लादेश है वो भी क्या था, भारत का ही भाग था, वो बंगाल का ही एक हिस्सा था, जिसे हम उस समय क्या बोलते थे, पूर्वी बंगाल बोलते थे। अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। ईरानी शासक डेरियस प्रथम है ना, ने पंजाब में 3 अभिलेख। अब देखिए आपको कुछ पता है, कुछ समय के लिए जो क्या थे आपके, ठीक है, ईरानी शासक थे डेरियस प्रथम, उसने पश्चिम भारत पर क्या कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो जब इसका शासन क्या था, पश्चिमी भारत पर था। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे। तो यानी जो डेरियस प्रथम था, ठीक है, उसने जब पश्चिमी भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था कुछ समय के लिए, तो इसने उस समय वहां कुछ अभिलेख लिखे। वो 3 अभिलेख लिखे। कौन कौन सा लिखा था, पारसी पोलिस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख लिखवाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों के तीनों अभिलेख यानी पारसी पोलस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम से संबंधित है। अब देखिए अगली बात आती है, दारा प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखे। अब आपसे पूछा जा सकता है ना, आपको पता है अशोक के, ठीक है, क्या मिलते हैं, विरत शिलालेख मिलते हैं, लघु शिलालेख मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, इतनी सारी चीजें अशोक की देखने को मिलती हैं। उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे अभिलेख यानी लिखे अशोक ने, वो कहाँ से लिखे, वो अशोक ने लिखे किससे प्रभावित होकर, दारा प्रथम से प्रभावित होकर इन सभी अभिलेखों को लिखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखे, तो किससे प्रभावित होकर लिखे अशोक ने अभिलेख, दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने ये अभिलेख लिखे हैं आपके, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों में उसके शासनकाल के 8वें से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। अभी तक उसके शिलालेख से उसके शासनकाल के केवल 9 वर्ष की घटनाओं का ही पता लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शासनकाल में कब से लेके कब तक की घटनाओं का वर्णन, यानी उसके शासनकाल के 8वें वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाओं का ही वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, क्या कहा, 8वें वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाओं का ही उल्लेख मिलता है। 8वें से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का ही उल्लेख देखने को आपको मिलता है, किसके अभिलेख में, अशोक के अभिलेख। अब देखिए हमारे पास जो इतिहास जानने का सबसे अच्छा स्रोत है, जीता जागता स्रोत है, वो क्या, अशोक के अभिलेख है। तो सबसे पहले हम अशोक के अभिलेखों को देखेंगे कि अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या कहा है और उसके अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की, चर्चा करते हैं कि अशोक के अभिलेख में ऐसा क्या क्या है और उनसे हमें क्या क्या जानकारी इतिहास के बारे में प्राप्त होती है। तो देखिए जो सबसे पहले अशोक के अभिलेख है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपके पास, स्तंभ लेख, दूसरा क्या है आपका शिलालेख और तीसरा क्या है आपका गुहा लेख। ठीक है, स्तंभ लेख मतलब क्या होता था, इस तरीके के एक खंभा बना होता था पत्थरों का और उस पर कुछ लेख लिखे होते थे और उनका क्या होते थे, अलग अलग, ठीक है, जानवरों की आकृति बनी होती थी, तो वो क्या होते थे, अशोक के स्तंभ लेख हैं। और शिलालेख यानी बड़े बड़े चट्टानों या पत्थरों पर जो लेख लिखे होते थे उनको क्या बोला जाता था, शिलालेख बोला जाता था। इस तरीके की चट्टानें होती थी उन पर लिखा गया था, उनको क्या बोला जाता था, आपका शिलालेख। और तीसरा गुहालेख यानी गुफालेख, ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे। ज्यादा चर्चा करेंगे हम अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेखों के बारे में। अब देखिए जो स्तंभ लेख और शिलालेख हैं ये भी 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ऐसे शिलालेख हो क्या, एक वृहत शिलालेख, दूसरा क्या है, लघु शिलालेख। अब देखिए जितने भी हमारे पास लेख या अशोक के शिलालेख और क्या है स्तंभ लेख, अधिकांश की लिपि क्या है, ब्राह्मी है और भाषा क्या है उनकी, प्राकृत है। भाषा क्या होगी उनकी, प्राकृत होगी। अगर आपसे पूछा जाता है अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं उनकी लिपि कौन सी है, लिपि ब्राह्मी और भाषा कौन सी है, प्राकृत है। देखिए आप ध्यान रखिए, सभी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, अधिकांश, कुछ कुछ की भाषा अलग भी देखने को मिलती है, भाषा पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अब हम देख लेते हैं पहले अशोक के स्तंभ लेख। पहले हम देखेंगे अशोक के वृहद स्तंभ लेख और फिर देखते हैं हम अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो चलिए हम करते हैं वृहद स्तंभ लेखों से शुरुआत करते हैं। अशोक के वृहद स्तंभ लेखों में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अब देखिए स्तंभ लेखों की संख्या 6 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अशोक के वृहद स्तंभ लेख हैं, ठीक है, तो वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 6 है। परंतु इन पर बातें 7 लिखी गई हैं, इन्हें स्तंभ लेख भी कहा जाता है। अब देखिए आप क्या समझे, संख्या यानी ये 6 जगहों पर पाए गए हैं। जो ये आपके क्या है वृहद स्तंभ लेख कहाँ पाए गए हैं, 6 जगहों पर पाए गए हैं। और जैसे मानो ये आपका पहला स्तंभ लेख हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरीके से 6 स्थानों पर पाए गए हैं। और इन स्तंभ लेखों पर बातें कितनी लिखी गई, 7, यानी 1 बात, 2 बात, 3 बात, इस तरीके से 7 बातें लिखी गई हैं। अब देखिए जो ये 7 बातें ये केवल आपके एक ही अभिलेख में देखने को मिलती हैं
और बाकी सभी स्तंभ लेख हैं उन पर 6 ही बातें देखने को मिलती है, अर्थात जो 7वीं बात उन पर लिखी गई थी वो 7वीं बात कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, मिट चुकी है। लेकिन हमें पता लगता है कि जो स्तंभ लेख हैं इन पर बातें कितनी लिखी गई थी, 7 बातें लिखी गई थी। तो पहले तो आपसे ये आता है कि जो अशोक के वृहद स्तंभ लेख हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वृहद स्तंभ लेख। तो वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है आपकी, वृहद स्तंभ लेखों की संख्या है आपकी 6 है। और प्रत्येक स्तंभ लेख पर कितनी बातें लिखी गई हैं, 7 लिखी गई हैं, लिखी गई थी। ठीक है, कितनी बातें लिखी गई थी, 7 बातें लिखी गई थी, जिनमें से अब हमें इन पर 6 ही बातें देखने को मिलती हैं। केवल एक अभिलेख है दिल्ली टोकरा अभिलेख, जिस पर हमको 7 की 7 बातें को देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम इनके वृहद स्तंभ लेखों के चर्चा करते हैं। पहला स्तंभ लेख, ठीक है, तो जो इसका पहला स्तंभ लेख है कौन सा है, दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख। कौन सा है, दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख। अब देखिए यह हरियाणा के टोकरा में स्थित था, इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। अब देखो इसको दिल्ली टोकरा अभिलेख क्यों कहा गया है, क्योंकि पहले कहाँ टोकरा यानी हरियाणा में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसे अपने शासनकाल में दिल्ली लाया था। इसने क्या किया था, दिल्ली लाकर उन पर जो बातें लिखी गई थी उन बातों को समझने की कोशिश की, जिसके लिए इसने पंडितों लोगों को भी बुलवाया था, पर बहुत से जो लोग थे वो इसको अध्ययन नहीं कर पाए। अब देखिए इसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अगर आपसे मैं बताऊं, जो अशोक के लेख हैं, ठीक है, जो अशोक के शिलालेख हैं, इनको पढ़ने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसके द्वारा पढ़े गए थे अशोक के लेख, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए थे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि हुआ क्या था। अब देखो जो प्रिंसेप था एक कलकत्ता का एक टकसाल अधिकारी था। ठीक है, जो जेम्स प्रिंसेप था आपसे पूछता है जिसने अशोक के सबसे पहले स्तंभ लेखों को पढ़ने में सफलता पाई, जेम्स प्रिंसेप वो क्या था, एक टकसाल अधिकारी था। ठीक है, अब जो आपका दिल्ली टोकरा अभिलेख है इसको क्या कहा जाता है, मीनार जरीन अभिलेख यानी स्वर्ण स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर ठीक है 7 की 7 बातें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मीनार जरीन अभिलेख भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर हमें, यानी अशोक का ऐसा कौन सा वृहद स्तंभ लेख है जिस पर हमें 7 की 7 बातें देखने को मिलती है, तो कौन सा हो गया आपका, दिल्ली टोकरा अभिलेख है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्तंभ लेखों पर 6 बातें देखने को मिलती है, यानी इसके अलावा जो 5 और स्तंभ लेख हैं उन पर कितनी बातें लिखी गई हैं, 6 बातें ही लिखी गई हैं। तो इसलिए आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का ऐसा कौन सा वृहद स्तंभ लेख है जिस पर 7 की 7 बातें देखने को मिलती है, तो कौन सा है, दिल्ली टोकरा अभिलेख है। अब हम बात करते हैं दूसरे अभिलेख की। जो अशोक का दूसरा वृहद स्तंभ लेख है वो कौन सा है आपका, दिल्ली मेरठ अभिलेख। अब देखिए जैसे मैंने बताया अशोक का सबसे पहला खोजा गया अभिलेख, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है अशोक का कौन सा वृहद स्तंभ लेख सबसे पहले खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था, तो दिल्ली मेरठ खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1750 में खोजा गया था। और इसकी खोज किसने की थी, टी फैलेंथर ने की थी। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख या जो स्तंभ लेख है अशोक का, उसकी खोज किसने की थी, टी फैलेंथर ने की थी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना, इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, यानी जो अशोक के स्तंभ लेख थे या जो अशोक से संबंधित लेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किससे मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और इन्होंने कब पढ़ा था, इसे 1837 में पढ़ा था। और इसे भी कौन सा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा। इन्होंने देवानाम प्रिय का अर्थ सिंगल देश के राजा तिष्य बताया। ठीक है, अब देखो इनसे क्या थी, जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख पढ़े, ठीक है, तो अभिलेखों में आपको पता है कि जो अशोक का नाम है, अशोक का नाम क्या लिखा गया है, कई सारे अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा गया है देवानाम प्रियदर्श। ठीक है, क्या लिखा गया है, देवानाम प्रियदर्श, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है जो अशोक ने ये उपाधि, ठीक है, चाइनीज जो चाइना के शासक थे उनसे देकर लिखी, क्योंकि वो भी अपने जो लेख वगैरह लिखते थे वहां पर यही चीज लिखते थे, देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय। ठीक है, वो अपनी चाइनीज भाषा में लिखते थे, लेकिन अशोक ने वहां से प्रेरित होकर अपने नाम के अंत में क्या लिखना करा, देवानाम प्रियदर्श लिखना स्टार्ट किया, अर्थात देवताओं का प्रिय। अब देखिए जो आपके जेम्स प्रिंसेप थे, तो जब इन्होंने देवानाम प्रियदर्श का अर्थ लगाया तो इन्होंने क्या पढ़ा, सिंगल देश के राजा तिष्य, अर्थात इन्होंने क्या बताया कि जो सिंगल देश के राजा तिष्य हैं उनके द्वारा यह अभिलेख लिखे गए हैं, जो कि क्या की गई थी, इनके द्वारा एक गलती की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सिंगल देश के जो अभिलेख पढ़े गए तो वहां से क्या पता लगा, वहां ये बताया गया कि जो देवानाम प्रियदर्श है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तब जाके
लोगों को पता लगा कि जो ये अभिलेख हैं, ये अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए हैं? अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं, ना कि सिंगल देश के शासक द्वारा लिखाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं, उन्होंने अपने मतलब जो ये अभिलेख है किसके द्वारा लिखित बताए? तो किसके द्वारा? सिंगल देश के राजा किसके द्वारा लिखित बताए गए हैं। लेकिन बाद में जब सिंगल देश की श्रुतियों और अभिलेखों को पढ़ा गया तो वहां से क्या पता लगा कि जो देवानाम प्रियदर्श नामक शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली चीज का। अगला जो अभिलेख है, ठीक है, अगला अभिलेख कौन सा है हमारे पास? ठीक है, लौरिया अर्राज। ये कहाँ है आपका? चंपारण बिहार में। अब देखिए इस अभिलेख से संबंधित एक बात तो ये होगी कि इस पर कितनी बातें हैं? इस पर 6 बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? इस पर 6 बातें लिखी गई हैं। किस पर? जो आपका क्या है? लौरिया अर्राज अभिलेख है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मीनार जरीन अभिलेख यानी जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, केवल उस पर ही 7 बातें देखने को मिलती है। उसके अलावा जितने भी हैं दिल्ली, मेरठ, लौरिया अर्राज, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ या अन्य अभिलेख देखने को मिलेंगे, उन सब पर कितनी बातें लिखी गई है? 6 बातें। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी अभिलेख हैं इस तरीके से लिखे गए हैं, इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर एक जानवर की आकृति बनी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो और उसके नीचे क्या बनाया गया? कुछ आकृतियां बनी गई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। और इस तरीके से एक स्तंभ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इस पर कुछ लेख लिखे गए हैं और प्रत्येक स्तंभ के ऊपर क्या है? कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई जानवर देखने को मिलता है। तो लेकिन जो आपका क्या है? लौरिया अर्राज अभिलेख है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जानवर की कोई आकृति नहीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो अगला अभिलेख, देखिए पहला तो मैंने आपको क्या बताया? दिल्ली टोपरा बताया, अगला दिल्ली मेरठ बताया, और जो तीसरा वृहद स्तंभ लेख है वो कौन सा आपका? लौरिया अर्राज स्तंभ लेख है, जिस पर हमें कितनी बातें देखने को मिलती हैं? 6 बातें देखने को मिलती हैं। और अगला ये आता है कि ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपका? चंपारण बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर इससे संबंधित कुछ अन्य मुख्य बातें मिलेंगी तो आपको आगे अपडेट कर दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो इससे याद रखने वाली बातें वो यही हैं कि जो लौरिया अर्राज अभिलेख को कहाँ देखने को मिलता है? आपका चंपारण बिहार में देखने को मिलता है। और इस पर केवल कितनी बातें देखने को मिलती है? हमें 6 बातें देखने को मिलती हैं। 6, और इसके ऊपर क्या है? किसी भी जीव की कोई भी आकृति उपस्थित नहीं है। अगली बात करते हैं हम लौरिया अर्राज के बाद आता है आपका लौरिया नंदनगढ़। देखिए दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम कौन से? अशोक के वृहद स्तंभ लेखों की। ठीक है, वृहद स्तंभ लेखों की बात कर रहे हैं। और वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है आपके पास? 6 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 6 बताई गई। इसके अलावा हमें लघु स्तंभ लेख देखने को भी मिलते हैं। तो लघु स्तंभ लेखों की संख्या बहुत सारी है, जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख देखेंगे। अभी हम जो विशाल स्तंभ लेख या वृहद स्तंभ लेख देख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो 3 हम उसमें से देख चुके हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया, ठीक है, अर्राज, और अगला देख रहे हैं हम लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है आपका? चंपारण बिहार में स्थित है। इस अभिलेख के शीर्ष पर किसकी आकृति है? शेर की आकृति बनी गई है। और इसमें भी कितनी बातें देखने को मिलती है? हमें 6 बातें ही देखने को मिलती है। 6 बातें ही देखने को मिलती हैं। तो ये 3 चीजें होगी आपकी, जो आपको ध्यान रखनी है। और इससे संबंधित अगर मेरे को अन्य पुस्तकों में कुछ अन्य बातें मिलेंगी तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा अभिलेख हो गया दोस्तों? हमारा चौथा, लौरिया नंदनगढ़। अब हम बात करते हैं रामपुरवा। ठीक है, अब ये जो रामपुरवा अभिलेख है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये भी हमें चंपारण बिहार में ही देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो अशोक के वृहद स्तंभ लेख हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? बिहार में। लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? ये भी आपका चंपारण बिहार में ही स्थित है। अब देखिए, इस अभिलेख के शीर्ष पर किस चीज की आकृति बनी हुई है? बैल की आकृति बनी हुई है। यहाँ एक और स्तंभ भी है जिसके ऊपर शेर की आकृति बनी है। यानी जो रामपुरवा है, ठीक है, यानी जो रामपुरवा अभिलेख है, इसमें यहाँ हमें 2 स्तंभ देखने को मिलते हैं। क्या है? 2 स्तंभ देखने को मिलते हैं। पहले स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? बैल की आकृति बनी हुई है, जबकि जो दूसरा स्तंभ है उसके ऊपर क्या है? शेर की आकृति बनी है। और एक और खास बात है, जो बैल वाला जो स्तंभ है उसके ऊपर कोई भी लेख नहीं लिखा गया। देखो हम बोल तो क्या रहे हैं, हमको स्तंभ लेख, यानी मैंने क्या बताया कि यानी स्तंभ पर कुछ ना कुछ बातें लिखी गई, 6 बातें लिखी गई हैं। लेकिन जो रामपुरवा में कौन सा अभिलेख मिला है जिसके ऊपर बैल की आकृति बनी है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं लिखी गई है। जबकि जो शेर वाला है, तो जो शेर वाला स्तंभ लेके उस पर कितनी बातें लिखी गई हैं? 6 बातें लिखी गई हैं। ये आपको ध्यान से रखनी है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का ऐसा कौन सा वृहद स्तंभ लेख है जिस पर कोई भी बातें नहीं लिखी गई है? तो कौन सा हो?
रामपुरवा, यानी जो कहा आपका चंपारण बिहार, और वो भी वहां पर भी 2 स्तंभ देखने को मिलते हैं, और 2 में से जिसके ऊपर बैल की आकृति बनी गई है उस पर कोई भी बात नहीं लिखी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अभिलेख की, जो कि क्या है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, जो भी किससे संबंधित है आपके अशोक से, और ये क्या है अशोक का वृहद स्तंभ लेख है। ठीक है, क्या है ये अशोक का वृहद प्रयाग स्तंभ लेख। पहले यह अभिलेख कौशाम्बी में स्थित था, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, कई जगह कौशाम्बी अभिलेख भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, कौशाम्बी अभिलेख भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बुकों में क्या लिखा गया आपका प्रयाग स्तंभ लेख के लिए कौशाम्बी अभिलेख भी लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, पहले क्योंकि ये कहाँ स्थित था आपका, कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर के समय जहांगीर द्वारा इसे प्रयाग लाया गया। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख है इसको, ठीक है, कौशाम्बी में लेकर कौन आया, तो इसको कौशाम्बी में लेकर कौन आया, जहांगीर लेकर आया। लेकिन किसके समय में लेकर आया, अकबर के समय में। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके समय में लाया गया। ठीक है, जो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख था वो किसके समय में प्रयाग लाया गया, अकबर के समय में। और किसके द्वारा लाया गया, जहांगीर के समय में लाया गया। अब देखिए जो ये हमारा स्तंभ लेख है इस पर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि जो अशोक का प्रयाग स्तंभ है या जो कौशाम्बी लेख है उस पर किन किन राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। इसके किस किस राजाओं का नाम देखने, पहला तो अशोक का मिलता है क्योंकि अशोक के द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। दूसरा, ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम इसमें देखने को मिलता है। संस्कृत, ये चंपू काव्य शैली, गद्य और पद्य। ठीक है, यानी जो समुद्रगुप्त का नाम है कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, और शैली कौन सी है, चंपू काव्य। अब चंपू काव्य शैली कौन सी होती है, यानी जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसको क्या क्या बोलते हैं, चंपू काव्य शैली। तो यानी समुद्रगुप्त का पहला तो अशोक का नाम देखने को मिलता है प्राकृत भाषा में, दूसरा समुद्रगुप्त का नाम संस्कृत में, और तीसरा जहांगीर का नाम देखने को मिलता है फारसी में। अब देखिए इसके अतिरिक्त इस पर बीरबल का नाम भी देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर 3 राजाओं के नाम यानी अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर का नाम देखने को मिलता है, तो कौन सा है, कौशाम्बी। अगला पूछा जा सकता है कि अशोक का ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिस पर बीरबल का नाम देखने को मिलता है, तो कौन सा है वो है आपका प्रयाग स्तंभ। अब देखिए ये सब अशोक ने नहीं लिखवाए, बल्कि बाद में जब इस स्तंभ लेखों पर अन्य राजाओं के द्वारा भी अपने नाम लिखवा दी गई या उनसे संबंधित कुछ बातें लिखवा दी गई हैं। आप ये ना समझे कि ये सब किसने लिखवाए ये सब नाम, कि अशोक ने लिखवाए। अशोक तो उस समय जानता भी नहीं था, ये है ना, ये जहांगीर, समुद्रगुप्त तो सब कहाँ आए, अशोक के बहुत बाद में आए, है ना। तो ये इनके द्वारा लिखवा दिए गए थे उस समय जो शासन करता थे। अब अगर हम अगली बात करें तो अगली बात क्या करते हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो भी इसी पर लिखी गई है। अब देखो, है ना, समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति जो किसने लिखी थी, हरिसेन ने, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति है वो भी अशोक के स्तंभ लेख पर ही लिखी गई है। ठीक है, तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो जो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा बनाई गई थी जिसे तिलक भट्ट ने लिखा गया था। ठीक है, अब देखो हरिसेन, ठीक है, हरिसेन द्वारा बनाई गई थी जिसे तिलक भट्ट ने लिखा था। यानी जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा किसने था, अच्छी अच्छी चीजें। प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या होता है, किसी राजा की खुश करने वाली बातें या उसकी प्रशंसा करना। तो ये सब लिखी हरिसेन ने, और इसको स्तंभ पर किसने लिखा, तिलक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है वो भी अशोक के स्तंभ लेख पर ही लिखी गई है। अब देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख किस प्रकार से बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, स्तंभ लेख क्या होता है, इस तरीके का एक खंभा होता है, आपने देखे भी होंगे, आप चित्र देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ आकृतियां बनी होती है, कमल की आकृति, कमल के आकार की आकृति बनी होती है। उसके ऊपर एक चौकोर या गोल आकार का एक आधार होता है जिसके ऊपर जानवर की फोटो लगी होती है, अलग अलग प्रकार के जानवर की, है ना। अब ये जो नीचे होता है, ठीक है, ये केवल इसको क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक सॉफ्ट बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्या बोला जाता है इसको, मोनोलिथिक सॉफ्ट बोला जाता है। मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब पत्थर। इसको मोनोलिथिक सॉफ्ट क्यों बोला जाता है, सॉफ्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक सिंगल पत्थर का बना होता है, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, मोनोलिथिक सॉफ्ट बोला, सॉफ्ट बोला जाता है। और ये मुख्यतः किसका बना होता था, चुनार पत्थर का, यानी जो लाल रंग का पत्थर होता था उसका बना होता था। अभी तक अशोक की जितनी भी वृहद स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो मोनोलिथिक सॉफ्ट है किसका बना होता था, आपका चुनार पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का बना होता था। और यहीं पर, है ना, ये जो आपके ये मोनोलिथिक सॉफ्ट है इसी पर आपकी ये बातें लिखी गई थी, 6 बातें, है ना। अशोक ने तो अपने उसमें 7 बातें लिखवाई थी, जिनमें से
5 अभिलेखों के ऊपर हमें अब 6 बातें देखने को मिलती हैं, और जो आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसका 7 बातें देखने को मिलती है। इसी कारण से क्या बोला जाता है, मीनारे जरीन भी बोला जाता है। अब उसके बाद जो यहाँ पर ये आता है हमारा, ठीक है, जहाँ पर कमल की आकृति बनी होती है, या तो उल्टे कमल की आकृति बनी होती है या उल्टे कमल की आकृति, इसको बोला जाता है आपका कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, कैपिटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, कैपिटल। और ये जो आपका आधार है जिसके ऊपर जानवर की आकृति बनी होती है, इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका अबेकस। क्या बोला जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी, क्या बोला जाता है इसको, अबेकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अबेकस बोला जाता है। अब देखिए जो ऊपर जानवर होता है, इस जानवर को क्या बोलते हैं, कैपिटल एनिमल बोलते हैं। देखो कैपिटल दो है, एक तो ये जहाँ पर कमल की आकृति बनी होती है, तो उल्टे कमल की आकृति बनी होती है, उल्टे कमल की आकृति, तो उसको भी क्या बोला जाता है आपका कैपिटल बोला जाता है। और जो ऊपर ये जानवर होता है, इस जानवर को क्या बोला जाता है आपका कैपिटल एनिमल। क्या बोला जाता है, कैपिटल एनिमल बोला जाता है। और इसमें मुख्यतः आपको शेर, हाथी, है ना, और बैल, इस तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, किस किस की आकृतियां देखने को मिलती है, जो कैपिटल एनिमल है उसमें मुख्यतः शेर, हाथी और क्या बोला आपका बैल इत्यादि की आकृति देखने को मिलती है। तो ये आपका जो क्या है, ये आपकी जो अशोक का वृहद स्तंभ लेख है उसका आर्किटेक्चर यानी वो किस तरीके से बनाया गया है वो आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। यानी इसमें क्या होता है, एक मोनोलिथिक स्टाफ होता है, यानी एक पत्थर होता है जो जिसमें किसी भी तरीके का ज्वाइंट नहीं होता, उसके ऊपर एक कमल की आकृति बनी होती है। कई बार ये उल्टे की भी होती है, उल्टा कमल बना होता है, कई बार उल्टा कमल भी बना होता है, जिससे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। उसके ऊपर फिर क्या होता है, एक आधार होता है, वो चौकोर भी हो सकता है और गोलाकार भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि वर्गाकार या गोलाकार जिस पर जानवर होता है, तो इसको क्या बोला जाता है आपका अबेकस बोला जाता है। और उसके ऊपर जो जानवर होता है उस जानवर को क्या बोला जाता है आपका एनिमल कैपिटल कहा जाता है। तो ये तो क्या थे आपके अशोक के वृहद स्तंभ लेख थे। अब हम देखते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अशोक के लघु स्तंभ लेखों पर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, या अशोक के कितने लघु स्तंभ लेख थे। अब देखिए अगर हम अशोक के लघु स्तंभ लेखों की बात करें तो बहुत सारे लघु स्तंभ लेख हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इतने सारे के सारे स्तंभ लेखों को नहीं देख सकते। हम कुछ इस इंपॉर्टेंट स्तंभ लेखों को देख लेते हैं। तो इनमें पहला कौन कौन सा आता है, एक तो सांची का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख और कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। अब देखिए ठीक है, जो ये तीन है यानी सांची का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख और कौशाम्बी का स्तंभ लेख, इन्हें राजआज्ञा अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन से स्तंभ लेखों को राजआज्ञा अभिलेख कहा जाता है। तो कौन कौन से हो गए, सांची का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख और कौशाम्बी का, ठीक है, लघु स्तंभ लेख। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्तंभ ये लेख हैं इन पर अशोक ने कुछ आज्ञाएं दी गई हैं, जिनको इसीलिए इन अभिलेखों को क्या बोला जाता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, राज आज्ञा अभिलेख भी बोला जाता है। अब देखो क्या क्या कहा है, ठीक है, सारनाथ और सांची में अशोक ने कहा कि जब भी कोई संघ भेद करेगा तो उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ये स्तंभ लेख अशोक का बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव दर्शाते। कौन कौन सा, यानी सांची और सारनाथ। ठीक है, तो यानी सांची और सारनाथ अभिलेख में क्या लिखा है कि जब भी कोई क्या करेगा, संघ से भेद करेगा। संघ जैसे कि आपको पता है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 चीजें आती है, एक संघ, धम्म और क्या आता है आपका बौद्ध, है ना। तो इन चीजों को तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इससे भेद करेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, संघ से बाहर कर दिया जाएगा। और ये जो सांची और सारनाथ अभिलेख हैं ये क्या करते हैं, अशोक का बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव दर्शाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन से लघु स्तंभ लेख उसका बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव दर्शाते हैं। तो कौन कौन सा, सांची और सारनाथ। अब देखिए जो तीसरा अभिलेख है यानी कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की रानी कारोबाकी का के दान का उल्लेख मिलता है, इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन से लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौन सा है, वो कौशाम्बी अभिलेख हो गया। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अशोक की रानी कौन सी, कारोबाकी है, उसके द्वारा दान का उल्लेख मिलता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जो कौशाम्बी अभिलेख में ही अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक के पुत्र का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा अभिलेख हो गया वो जिसमें अशोक के पुत्र का उल्लेख मिलता है, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख है, जिसमें अशोक के पुत्र का उल्लेख भी मिलता है। और कौन से पुत्र, तीवर, यानी जो रानी कारोबाकी से उत्पन्न पुत्र था उसके बारे में भी इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला बात करते हैं हम, जो अगला इंपॉर्टेंट इसका लघु स्तंभ लेख है वो निगाली सागर। कौन सा है, निगाली सागर। यह अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा लघु स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। तो कौन सा, निगाली सागर अभिलेख।
अशोक ने 14वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की थी। तो इससे क्या पता लगता है हमें, जब अशोक अपने शासन काल के 14वें वर्ष में कहाँ गया था, निगाली सागर गया था। इस यात्रा में उन्होंने कनक मुनि यानी बौद्ध के पूर्व जन्म, ठीक है, यानी पूर्व बुद्ध के स्तूप का संवर्धन करवाया, अर्थात अशोक बुद्ध के पूर्व जन्म में विश्वास करता था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन से लघु स्तंभ लेख से पता लगता है कि अशोक, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म में विश्वास करता था। तो कौन सा, निगाली सागर में। ठीक है, अब यहाँ क्या कहते हैं उन्होंने, कनक मुनि, यानी जो कनक मुनि क्या कहते हैं, बुद्ध के जो पूर्व जन्म थे, ठीक है, उस समय का स्तूप का क्या करवाया, संवर्धन करवाया था। ठीक है, यानी जो उस समय कनक मुनि रहे होंगे तो उनका वहां पर एक स्तूप बना था जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा करवाया गया। इससे आपको ये पता लगता है कि जो अशोक है, अशोक बौद्ध के पूर्व जन्म में भी विश्वास करता है। वो कौन सा अभिलेख है, निगाली सागर। अगला आता है संकीसा अभिलेख। ठीक है, तो यह अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस पर हाथी की आकृति उकेरी गई है। ठीक है, तो ये जो संकीसा अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर ये एकमात्र, यह इसको हम कहेंगे अभी तक प्राप्त एक ऐसा अभिलेख है जिसके ऊपर हाथी की आकृति है, बाकी के ऊपर किसी के ऊपर बैल की है, किसी के ऊपर शेर की आकृति देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये लघु स्तंभ लेख आपका इंपॉर्टेंट है। संकीसा अभिलेख यह कहाँ स्थित है, आपका यूपी में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके ऊपर हाथी की आकृति देखने को मिलती है, तो कौन सा है, संकीसा अभिलेख। और ये कहाँ स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है कौन सा है, रुम्मनदेही अभिलेख। अगला इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन सा, आपका रुम्मनदेही अभिलेख। अब हम बात करते हैं कि रुम्मनदेही अभिलेख में अशोक ने क्या क्या बातें बताई हैं। तो चलिए देखिए कौन सा है रुम्मनदेही अभिलेख। यह भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का अभिलेख, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 20वें वर्ष की यहाँ की यात्रा की। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, जो रुम्मनदेही अभिलेख है यह भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का अभिलेख है। तो जो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आप सभी को पता है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का अभिलेख है, यानी कहाँ है स्थित है ये, ठीक है, रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर स्थित है। और यहीं पर क्या कहा था, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने रुम्मनदेही नामक स्थान की यात्रा कब की थी, या जो लुम्बिनी नामक स्थान की यात्रा कब की थी, जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उसके 20वें वर्ष उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। अब इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन सा अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, तो कौन सा अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख को क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको आर्थिक अभिलेख, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। क्योंकि इस अभिलेख में राजस्व से संबंधित जिक्र है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, जो राजस्व था 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, और ये जो भूमि थी, यानी जो यहाँ रहने वाले लोग थे, वो क्या थे, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी। इसीलिए उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों पर जो क्या था, कर था, वो कर क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया, 1/6 से घटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। और इसमें कर का उल्लेख होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, रुम्मनदेही अभिलेख है। इसके अलावा भी अशोक के बहुत सारे अभिलेख, लघु स्तंभ लेख हमको देखने को मिलते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर से संबंधित 6 अभिलेख थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जो आज बताया गया है ये समझ में आया होगा। ठीक है, कहाँ से हमें अभिलेख की शुरुआत हुई, ठीक है, किसने की, सबसे पुराने अभिलेख कौन से थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख देखे हमने, किससे प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखा, और फिर हमने आज अशोक के, ठीक है, स्तंभ लेखों पर चर्चा की। अब कल हम बात करेंगे अशोक के शिलालेखों पर चर्चा करेंगे। कल हम अशोक के वृहद शिलालेख और वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों को ही देखेंगे। यानी जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा अशोक के शिलालेख। ठीक है दोस्तों, कल का हमारा टॉपिक क्या है, अशोक के शिलालेख। हाँ ठीक है, आप याद रखिए अशोक के शिलालेख और अशोक के जो लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख है, कल हम उन दोनों का ही अध्ययन करेंगे। और अगर हमें टाइम लगेगा तो उसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, अशोक के अभिलेखों की भाषा। ठीक है, यानी उसने जो भी ये लिखे स्तंभ लेख, शिलालेख, उनकी भाषा कौन सी थी। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, अधिकांश की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और लिपि कौन सी थी, लिपि थी
ब्राह्मी। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ खरोष्टी लिपि में भी देखने को मिलते हैं, कुछ अरामाइक लिपि में भी देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त देखने को मिलते हैं, तो वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन अभिलेखों पर अशोक ने क्या क्या बातें लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा होगा आपको अच्छा लगेगा। और इस बार दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म करवा दूं, और हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम अन्य चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। और अगर आपने एक बार इन नोट्स को पढ़ लिया तो आपको अन्य बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और प्री के साथ साथ आपका मेंस का आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।